नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज हम कक्षा 11 का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे, गति के समीकरण। जो गति के समीकरण है वो एक समान एक्सेलरेशन के लिए लागू होते हैं, एक समान त्वरित गति के लिए लागू होते हैं। यदि कोई पिंड एक समान त्वरित गति से गतिशील है तो उस पिंड के लिए हम तीन समीकरण यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जिनको हम गति के समीकरण कहते हैं। जो गति के समीकरण है वो पिंड के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग तथा पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा एक्सेलरेशन के मध्य संबंध स्थापित करते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे गति के प्रथम समीकरण के बारे में। गति के समीकरण आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, यहां पर भी आप देखेंगे। इस गति के समीकरणों को हम आप लोगों को दो विधियों से बताएंगे। जो पहली विधि है उसको हम कहते हैं ग्राफीय विधि। जो गति के समीकरण हैं वो आप इस वीडियो में ग्राफीय विधि से ही देखने वाले हैं। जो कलन विधि है उसको हम बाद में लेकर चलेंगे, इसके ठीक बाद वाली वीडियो में आप देख लेंगे। सर्वप्रथम देखिए गति का प्रथम समीकरण। गति का जो प्रथम समीकरण है क्या है दोस्तों, यहां पर आप देखिए जो एक्सेलरेशन है उसकी डेफिनेशन से हम लेकर चलेंगे। यदि पिंड का प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग u और t समय पश्चात पिंड का वेग, और वो हम कंसीडर कर लें स्मॉल v के इक्वल है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पिंड का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पिंड का त्वरण। पिंड का जो त्वरण है दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा उस परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो वेग में परिवर्तन हुआ है, प्रारंभिक जो वेग है आपके पास में पिंड का वो तो है u, अंतिम वेग है v। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे और उस वेग में परिवर्तन में लगा जो समय है वो स्मॉल t हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो यहां से ये हमारे पास में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी है, और इसी डेफिनेशन से ही हमारे पास में गति का पहला समीकरण आएगा। इससे t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू टी बराबर आ गया v माइनस यू। इस u को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो v इक्वल टू हमारे पास में आ गया है दोस्तों u प्लस ए टी आ चुका है दोस्तों। इसे हम कह रहे हैं गति का प्रथम समीकरण। यही क्या है, गति का पहला समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे बी पार्ट, गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, गति का जो द्वितीय समीकरण है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे दोस्तों। एक तरफ हम लेकर चलेंगे वेग, दूसरी तरफ हम लेकर चलेंगे समय। हमने एक तरफ ले लिया है दोस्तों समय, दूसरी तरफ हमने लिया है वेग। उससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने वेग और समय के बीच में ग्राफ आप लोगों को बताए हैं। हम ये मान लें कि जब समय t बराबर 0 होता है तब जो पिंड का वेग होता है वो u है। यदि पिंड u वेग से गति कर रहा है, वो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया। पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। इसका मतलब है कि जब वो गति करना स्टार्ट करते हैं, उसकी गति का हम अध्ययन करते हैं, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें वेग उसका है u। t समय पश्चात जो पिंड है उसका वेग हो जाता है v के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे पास में जो पिंड है उसका वेग इस तरीके से बढ़ता हुआ इतना हो जाता है, v के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो t समय के पश्चात जो पिंड है उसका वेग हो जाएगा v। तो जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा।
ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ग्राफ प्राप्त होगा। इस रेखा का जो ढाल है, इस रेखा का जो ढाल है वो एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करेगा, त्वरण को बताएगा। और इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो आप लोगों को पिंड के द्वारा तय किए गए दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। कि यहां से हम इस बिंदु को O कह दें, इस बिंदु को नाम दे दें A, इसको हम नाम दे दें B, और यदि मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो उसको नाम दे दूं हम C, इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं D। तो यहां से आपके पास में जो O, A, B, C, D, O है, इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों दूरी को बताएगा। यहां पर दूरी या हम विस्थापन कह सकते हैं। यहां पर यदि वेग एक समान रूप से है तो यहां पर जो क्षेत्रफल होगा वो वेग ही कह सकते हैं, उसको हम दूरी भी कह सकते हैं विस्थापन के स्थान पर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इधर है v, इधर है t, तो v इंटू टी, वेग इंटू जो समय होता है वो होता है विस्थापन। वेग इंटू जो समय होता है वो विस्थापन है, और वो यहां पर दूरी के तुल्य है। विस्थापन किसके तुल्य है? दूरी के तुल्य है दोस्तों। तो हम ये कंसीडर कर लें कि जो प्रारंभ में पिंड है उसकी जो स्थिति है, जो विस्थापन है, उसको हम स्थिति में परिवर्तन कह सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति को हम x0 से अंतिम स्थिति को x से पुट कर दें, तो जो स्थिति में परिवर्तन है, प्रारंभिक स्थिति कि जब t बराबर 0 पर जो स्थिति है पिंड की, वो हम कंसीडर कर लें कि x0 है। और जब पिंड t समय पश्चात हम यदि उसकी स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति हो जाती है उसकी x। तो जो विस्थापन या स्थिति में परिवर्तन है वो है x माइनस x0 के इक्वल। तो देखिए दोस्तों, वेग इंटू जो समय होता है वो विस्थापन के तुल्य होता है। और यहां पर ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो यहां पर बताएगा विस्थापन को, x माइनस x0 को बताएगा। तो जो ग्राफ का क्षेत्रफल है वो यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? देखिए, ग्राफ का क्षेत्रफल है वो x माइनस x0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वेग इंटू समय से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। और बराबर ये आ जाएगा क्षेत्रफल OABCD का क्षेत्रफल, OABCD का क्षेत्रफल। इसको हम इस तरीके से भी कह दें, x माइनस x0 इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये जो हमारे पास में ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल। तो प्लस में क्या आएगा? आयत OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हमारे पास में ग्राफ का क्षेत्रफल आएगा, जो कि x माइनस x0 के तुल्य होगा दोस्तों। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर हम इन भुजाओं का माप निकालते हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो भुजा है वो है स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये वाली भुजा स्मॉल टी है, ये वाली भुजा भी स्मॉल टी है। यहां से यहां तक का जो मान है दोस्तों वो है u, तो ये वाली जो वैल्यू है वो भी है u। ये वाली भुजा है u और ये वाली जो भुजा है वो है v। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है v माइनस यू, v माइनस यू के इक्वल है दोस्तों। तो आप इस भागों का क्षेत्रफल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? x माइनस x0 इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहां पर आधार है ये वाला A से लेकर C तक, ऊंचाई यहां पर है B से C तक, B से C तक। फिर प्लस में इस आयत का क्षेत्रफल, तो O इंटू A इंटू AC कर दीजिए या OD कर दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो OA गुणा AC आप कर सकते हैं। तो यहां से x माइनस x0 इक्वल टू 1/2। AC की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है? A से लेकर C तक का जो मान है वो T के इक्वल, और B से लेकर C तक की जो वैल्यू है वो V माइनस U। तो V माइनस U इंटू में T आ गया है। और यहां पर OA की जो वैल्यू है, देखिए ये हमारे पास में है U, और AC का जो मान है वो हमारे पास में है T, तो U इंटू T। तो x माइनस x0 इक्वल टू आ गया UT,
प्लस में 1/2। अब देखिए जो समीकरण 1 है इसमें से ये जो v माइनस यू है इसको हम 80 पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ये जो v माइनस यू है उसके स्थान पर 80 पुट कर दूंगा। 1t यहां पर पड़ा है तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है दोस्तों। इस x माइनस x नोट को कई स्थान पर x माइनस x नोट को s से भी लिख देते हैं, पिंड द्वारा तय की गई दूरी से भी पुट कर देते हैं। तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों गति का द्वितीय समीकरण। इसी को कहा जाता है गति का दूसरा समीकरण, द्वितीय समीकरण है दोस्तों। अब हम इन्हीं समीकरणों की सहायता से आगे बढ़ते हुए गति के तीसरे समीकरणों की बात करेंगे। गति के तीसरे समीकरण की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमने गति का दूसरा समीकरण देखा तो उसमें हमारे पास में जो s है उसकी वैल्यू आई थी। देखिए इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया था, x माइनस x नोट 1/2 v माइनस यू इंटू टी प्लस में u इंटू टी। और इस v माइनस यू के स्थान पर हमने 80 रखा था। उसी के पश्चात हमारे पास में गति का दूसरा समीकरण आया था दोस्तों। यदि हम इसको आगे कैलकुलेट करें, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2v माइनस 1/2vt, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस में 1/2ut प्लस में ut। तो यहां से आप देखेंगे कि 1/2vt, ये यहां पर प्लस में 1ut है, ये आधा ut है, तो माइनस प्लस का बच जाएगा आपके पास में 1/2ut। यहां से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, v प्लस u टी भी हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास में जो दूसरा समीकरण है उसका एक दूसरा रूप आ गया है। गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से देखिए, गति का जो पहला समीकरण उसमें हमारे पास में वेग का जो फॉर्मूला आया था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहां से t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में a आ गया। इसको उठाकर हम यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास में s की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/2 v प्लस यू इंटू में ये v प्लस यू आ गया, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a के बराबर है, v माइनस यू अपॉन a। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 2a यहां पर लघुत्तम आ गया है। ये हमारे पास में v प्लस यू, ये है v माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। इसको मैं इधर गुणा कर देता हूं तो ये आ गया हमारे पास में 2as। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यही हमारे पास में है गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम कहते हैं गति का तृतीय समीकरण, गति का तीसरा समीकरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब पिंड, हम तीनों गति के समीकरणों की बात फिर से करते हैं। गति का जो पहला समीकरण है वो हमारे पास में होता है v बराबर u प्लस at। गति का जो दूसरा समीकरण है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यदि पिंड गुरुत्वीय त्वरण से गति कर रहा हो, यदि पिंड गुरुत्व के अधीन गति कर रहा हो, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहा हो, गति करें, तब जो गति के समीकरण है a बराबर हम g पुट कर देंगे। और देखिए दोस्तों, जो g की वैल्यू है, जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है तब माइनस में, ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब प्लस में ली जाएगी। बट यहां पर गुरुत्व के अधीन की यदि हम बात करें तो मैं a के स्थान पर g पुट कर दूंगा और जो s है उसके स्थान पर हम h पुट कर देंगे। तो आपके पास में गति का जो पहला समीकरण है वो आ गया है v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण आ गया है h बराबर ut प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर।
और जो तीसरा समीकरण है वो आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारे पास में गति के समीकरण आ गए जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर गति करे, ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा हो, नीचे की ओर गति करे। और जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तब g के स्थान पर -g का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गति ऊपर की ओर है, वेग की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो उस स्थिति में देखिए दोस्तों, a के स्थान पर तो -g और s के स्थान पर कैपिटल H लेंगे। आपके पास में गति के समीकरण v बराबर u - gt, दूसरा समीकरण h बराबर ut - 1/2 gt स्क्वायर, और जो तीसरा समीकरण है वो आएगा आपके पास में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये जो गति के समीकरण है तीनों, जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करे, नीचे से किधर जाएं, ऊपर की ओर यदि गति कर रहा है, तब इस स्थिति वाले जो गति के समीकरण है वो यूज में लेंगे। दोस्तों मेनली जो गति के समीकरण है वो यही हैं। जो घूर्णन गति है उसके दौरान गति के समीकरण बदल जाएंगे, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो गति के समीकरण है वो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिट बैठे होंगे। एक विधि हम और पढ़ेंगे जिसको हम कलन विधि कहते हैं। अवकलन तथा समाकलन का प्रयोग करते हुए हम गति के समीकरणों को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों।